ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज डोमेस्टिक सप्लाई एंड अनदर इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। नाउ फर्दर डिप डाउन जाने में पता चलेगा कि डोमेस्टिक सप्लाई दो सब कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हो सकता है। डोमेस्टिक सप्लाई इंटर स्टेट कैटेगरी का भी हो सकता है, डोमेस्टिक सप्लाई इंट्रा स्टेट कैटेगरी का भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हमेशा इंटर स्टेट कैटेगरी की होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, बेसिकली सप्लाई दो कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हो सकता है। वन इज इंटरस्टेट सप्लाई एंड अनदर इज इंट्रास्टेट सप्लाई। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो कौन सा सारा सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई कंसिडर किया जाएगा एंड कौन सा सारा सप्लाई को इंट्रास्टेट सप्लाई कंसिडर किया जाएगा? नंबर 1 सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्टडी करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्टडी करने में पता चलता है कौन सा सारा सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई कंसिडर किया जा सकता है एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्टडी करने में पता चलता है कौन सा सारा सप्लाई को इंट्रास्टेट सप्लाई कंसिडर किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट अगर हम आपको बताएंगे तो सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट का नंबर 1 पॉइंट हम आपको बताएंगे, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन नंबर ए 2 डिफरेंट स्टेट्स और नंबर बी 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और नंबर सी 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। इन दैट केस वो सप्लाई को हम लोग कंसिडर करेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। आई रिपीट नंबर 1 पॉइंट, in case of supply of goods or services or both as the case may be, where the location of supplier and the place of supply are in number A 2 different states or number B 2 different union territories or number C 1 state and 1 union territory। in that case वो supply को हम लोग consider करेंगे interstate supply। and second point हम आपको बताएंगे कि in case of import of goods or services or both as the case may be into the territory of India, वो import of goods or services or both as the case may be को हम लोग कंसिडर करेंगे interstate supply। अच्छा, import of goods के केस में एक बात याद रखना पड़ेगा कि import of goods into the territory of India till they cross the custom frontier of India, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं interstate supply। आई रिपीट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में वो एलिमेंट तो नेचर में गुड्स है एंड वो गुड्स जैसे ही इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके फिजिकली इंडिया में एंटर करेगा, उसका इंडिया में फिजिकल एंट्रेंस के लिए इंडियन कस्टम्स अथॉरिटी का क्लियरेंस का जरूरत होगा एंड फॉर दैट पर्पस इंडियन कस्टम्स लॉज पिक्चर में आ जाएगा। इसीलिए बताया जा रहा है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया, उसको कंसिडर किया जाता है, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को कंसिडर किया जाता है इंटरस्टेट सप्लाई। बट जैसे ही वो कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्रॉस कर जाएगा, वो गुड्स जैसे कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्रॉस कर जाएगा, मतलब वो गुड्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी वगैरह ऑलरेडी पे हो चुका है, तो गुड्स का स्टेटस बन जाता है डोमेस्टिक गुड्स, वो और इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहता है। इसीलिए बताया जा रहा है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को कंसिडर किया जाता है इंटरस्टेट ट्रेड। बात याद रहेगा। बट जैसे कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्रॉस कर जाएगा, तो कस्टम्स फ्रंटियर ऑफ इंडिया क्रॉस करने में वो गुड्स डोमेस्टिक गुड्स बन जाता है। क्लियर? अच्छा, सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट हो रहे, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में बी वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट को भी कंसिडर किया जाता है इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। क्लियर? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। फोर्थ एक पॉइंट बताएंगे कि अगर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में बी टू और बाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एज द केस में भी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी को कंसिडर किया जाता है एज इंटरस्टेट सप्लाई। आई रिपीट, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी टू और बाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एज द केस में भी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी को कंसिडर किया जाता है एज इंटरस्टेट सप्लाई। नाउ इंडिया का जो टेरिटरी है, वो टेरिटरी के अंडर कुछ एरिया को गवर्नमेंट स्पेसिफाइड किया है एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। नाउ जो सारा एरियाज स्पेसिफाइड है एज एसीचेड, वो सारा एरियाज को छोड़ के इंडिया का जो रिमेनिंग टेरिटरी है, वो रिमेनिंग टेरिटरी को हम लोग बता सकते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया।
तो बताया जा रहा है कि अगर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई किया जा रहा है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी वो सप्लाई किया जा रहा है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एसीजेड एरिया में, और नहीं तो एसीजेड एरिया से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। देखो एसीजेड एरिया में दो केस हो सकता है, एसीजेड एरिया का जो डेवलपर है, एसीजेड डेवलपर को भी सप्लाई किया जा सकता है और एसीजेड डेवलपर भी सप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज एसीजेड एरिया में जो लोग यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो यूनिट को भी सप्लाई किया जा सकता है और वो यूनिट भी सप्लाई कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अगर एसीजेड डेवलपर को और नहीं तो एसीजेड यूनिट को इन एसीजेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी सप्लाई किया जाता है, और नहीं तो एसीजेड एरिया से एसीजेड डेवलपर और नहीं तो एसीजेड यूनिट एज द केस में भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी वो सप्लाई कर रहे हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। दोनों केसेस को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, दोनों केसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, बात याद रहेगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 4 बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा सारा सप्लाई को हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कंसिडर कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सा सारा सप्लाई को कंसिडर कर सकते हैं वो तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया इंटर स्टेट से ही, क्योंकि जो सारा सप्लाई इंटर स्टेट नहीं है वही होगा इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट सेक्शन नंबर 8 ने कैसे बताया वो एक बार हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट। एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट स्टडी करने में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। आउट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव पॉइंट एंड नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है दैट नेक्स्ट 2 पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स है। नंबर 1 जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी where the location of supplier and the place of supply are in same state or are in same union territory. In that case, supply of goods or services or both as the case में भी को consider किया जाता है, treat किया जाता है as intra-state supply of goods or services or both as the case में भी। I repeat, पॉजिटिव पॉइंट बता रहे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और आर इन सेम यूनियन टेरिटरी। इन दैट केस वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी को कंसिडर किया जाता है एज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी। नेक्स्ट 2 जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें से फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट बता रहे कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को कंसिडर नहीं किया जाता है एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। I repeat, in case of supply of goods or services or both, as the case may be, to or by special economic zone developer और special economic zone unit को consider नहीं किया जाता है, treat नहीं किया जाता है as intra-state supply। अच्छा ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा देखो, मानो कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो इंडिया के अंडर एग्जिस्ट कर रहे, ऐसा कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंडर एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाइड है एज एसीजेड एरिया। क्लियर? अच्छा रिमेनिंग जो एरिया है वो पर्टिकुलर स्टेट और यूटी के अंडर वो नॉन एसीजेड एरिया है, मतलब वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। तो अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी सप्लाई किया जा रहा है टू एसीजेड एरिया, और नहीं तो एसीजेड एरिया से वो पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंडर जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी को सप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई कंसिडर ऑलरेडी किया गया है सेक्शन नंबर 7 में, तो इसीलिए उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी किया जा रहा है टू ए टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब क्या है? टूरिस्ट का मतलब बेसिकली सेक्शन नंबर 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में स्पेसिफाइड है। आप लोगों को सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है, क्लियर? सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है, केवल बोल रहे हैं, सुन के चले जाओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बट सेक्शन नंबर में उतना स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा। नाउ ऐसा टूरिस्ट जो टूरिस्ट सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। अच्छा टूरिस्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 15 का हिसाब से टूरिस्ट का मतलब क्या है? टूरिस्ट का मतलब कि ऐसा कोई नॉर्मली नॉन रेसिडेंट इन इंडिया जो इंडिया में आया, नॉर्मली नॉन रेसिडेंट इन इंडिया जो इंडिया में आया for stay of not more than 6 months, for stay of not more than 6 months for legitimate non-immigrant purpose, legitimate non-immigrant purpose, वो पर्सन को टूरिस्ट माना जाएगा। टूरिस्ट का मतलब ऐसा पर्सन जो नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया है, वो अगर इंडिया आ रहे फॉर स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, देन वो पर्सन को माना जाता है टूरिस्ट। क्लियर हो गया? अच्छा
टूरिस्ट को जो सप्लाई किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी वो सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका मतलब वो सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई कंसिडर किया जाता है। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई कंसिडर किया जाता है तो टूरिस्ट को जो भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी सप्लाई किया गया है वो सप्लाई आईजीएसटी को अट्रैक्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 15 में लिखा गया है कि वो टूरिस्ट जब इंडिया से चले जाएंगे अपने साथ जो सारा गुड्स को लेकर जाएंगे जो गुड्स के ऊपर ऑलरेडी वो आईजीएसटी पे किया है वो आईजीएसटी का उसको रिफंड मिल जाएगा। याद रहेगा ये बात सेक्शन 15 में लिखा गया है। तो हम लोगों ने सेक्शन 8 स्टडी कर रहे थे। सेक्शन 8 स्टडी करने में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला था। नंबर 1 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट था एंड नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स था वो नेगेटिव पॉइंट्स था। नंबर 1 जो पॉजिटिव पॉइंट था वो पॉजिटिव पॉइंट बता रहे थे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और आर इन सेम यूनियन टेरिटरी, इन दैट केस वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी को कंसिडर किया जाता है एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। बात याद रहेगा वो था पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव जो 2 पॉइंट्स था, नेगेटिव 2 पॉइंट्स में से फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट था कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट उसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसको कंसिडर किया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7। और अगर टूरिस्ट को सप्लाई किया गया है, टूरिस्ट का मतलब क्या है, टूरिस्ट का मतलब बताया गया था कि ऐसा पर्सन जो नॉट नॉर्मली अ रेसिडेंट इन इंडिया है बट इंडिया आया फॉर स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, वो टूरिस्ट को अगर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई किया गया है देन वो सप्लाई को भी कंसिडर नहीं किया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसको भी कंसिडर किया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। बात क्लियर? अच्छा देखो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 स्टडी करने में कि इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी वो डोमेस्टिक सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस इंटर स्टेट कैटेगरी का भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट कैटेगरी का भी हो सकता है। डोमेस्टिक सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस अगर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर हो रहे देन वो डोमेस्टिक सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली इंटर स्टेट कैटेगरी का है। बट अगर डोमेस्टिक सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर हो रहे देन ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट कैटेगरी का है। Whereas in case of cross border supply of goods or services or both as the case में भी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस हमेशा इंटर स्टेट कैटेगरी का ही होता है, कभी भी वो इंट्रा स्टेट कैटेगरी का हो ही नहीं सकता है, हमेशा वो इंटर स्टेट कैटेगरी का ही होगा। मतलब हमेशा क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर होंगे, कभी भी वो सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर हो ही नहीं सकता है। अच्छा जो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस है वो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस हमेशा क्यों इंटर स्टेट कैटेगरी का होता है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस केवल 2 स्पेशल ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, वन इज इंपोर्ट एंड अनदर इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज द केस में भी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला ट्रांजैक्शंस क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला जो ट्रांजैक्शंस है वो सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर है, वो सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए वो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस हमेशा इंटर स्टेट कैटेगरी का ही होता है। नाउ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। इंपोर्ट फिर गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। एक्सपोर्ट भी फिर गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलो और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलो, दोनों केसेस में एलिमेंट का नाम है गुड्स एंड गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में गुड्स फिजिकली इंडिया में एंटर करता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में गुड्स फिजिकली इंडिया से एग्जिट करता है। तो गुड्स का फिजिकल एंट्रेंस फिजिकल एग्जिट के लिए चेकिंग वगैरह का जरूरत है, अप्रूवल वगैरह का जरूरत है, क्लियरेंस का जरूरत है, तो इंडियन कस्टम्स अथॉरिटी विल कम इनटू द पिक्चर। मतलब इंडियन कस्टम्स लॉ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इंडियन कस्टम्स अथॉरिटी का अप्रूवल से गुड्स फिजिकली इंडिया में एंटर कर सकता है, फिजिकली इंडिया से एग्जिट कर सकता है। बट सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, तो सर्विसेज के केस में सिचुएशन सेम नहीं है। फर्स्ट हम लोग सर्विसेज को लेकर डिस्कशन करेंगे, देन हम लोग गुड्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आ जाइए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेक्स्ट पेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एट फर्स्ट हम लोग 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकता है। नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन एंड सेकंड वन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। नाउ फर्स्ट वन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन, उसका फर्दर सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है, एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन जो सेकंड वन था उसका भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। एट फर्स्ट वन को
लेकर डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन। उसको हम लोग फर्दर दो सब कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन सब कैटेगरी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब अगर बिजनेस एंटिटी फॉर कंसिडरेशन सर्विसेज को इंपोर्ट करे तो क्या होगा। एंड सेकंड सब कैटेगराइजेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज देन फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब अगर नॉन बिजनेस एंटिटी सर्विसेज को इंपोर्ट करे फॉर कंसिडरेशन तो क्या होगा। बात समझ में आ गया। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन का फर्दर सब कैटेगराइजेशन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जो सेकंड वन था, जो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को, उसका जो सेकंड कैटेगरी था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन का भी फर्दर दो सब कैटेगरीज में कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। नंबर वन सब कैटेगरी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब अगर बिजनेस एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन सर्विसेज को इंपोर्ट करे तो क्या होगा। एंड सेकंड सब कैटेगरी इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन अदरवाइज देन फॉर बिजनेस पर्पसेस, मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी अगर सर्विसेज को इंपोर्ट करे विदाउट कंसिडरेशन तो क्या होगा। अच्छा, जो मेन पॉइंट को लेकर हम लोग इतना सारा डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मेन पॉइंट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन का भी सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन का भी सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल। बट मेन पॉइंट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को आप सप्लाई कंसिडर करते हो कि नहीं करते हो, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं, वो पर्टिकुलर टेस्ट करने के लिए हम लोग को सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 विजिट करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 और रेड विद शेड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टडी करने में सप्लाई का स्कोप के बारे में आइडिया डेवलप होता है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई कंसिडर किया जाता है कि नहीं जाता है, आपका आंसर होना चाहिए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टडी करने में पता चलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन को सप्लाई कंसिडर किया जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन को सप्लाई कंसिडर किया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन को सप्लाई कंसिडर किया जाता है क्या, आपका आंसर होना चाहिए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 रेड विद पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टडी करने में पता चलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आपका फिर सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन होना चाहिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन जो है वो विद कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस भी हो सकता है अदरवाइज देन फॉर बिजनेस पर्पस भी हो सकता है। कौन सा पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन भी फॉर बिजनेस पर्पस भी हो सकता है अदरवाइज देन फॉर बिजनेस पर्पस भी हो सकता है। तो कौन सा पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसिडर किया जाएगा वो हम लोग को पता चलेगा दिस पर्टिकुलर चार्ट से। चार्ट आपको स्क्रीन में मिल रहा है, आ जाइए चार्ट में देखिए। फर्स्ट तो आपको मिलेगा कि जो सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सप्लाई कर रहे हैं। जो सप्लायर है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में सप्लायर जो है वो ऑब्वियसली नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सप्लाई कर रहे हैं, बट जो रिसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। वही बात को प्रेजेंट किया गया है, फॉलो कीजिए। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से ओवरसीज सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन बोलो, फॉर कंसिडरेशन बोलो, सेम बात है, वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से ओवरसीज सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में, और रेसिपिएंट वो सप्लाई को रिसिप्ट कर रहे हैं। अच्छा, टैक्सेबल टेरिटरी आपको मिला, टैक्सेबल टेरिटरी इंडियन रेसिपिएंट। अच्छा, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन है, बट वो बिजनेस एंटिटी कर रहे हैं, मतलब फॉर बिजनेस पर्पस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहे हैं कि अदरवाइज देन फॉर बिजनेस पर्पस हो रहा है, मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी कर रहे हैं, वो फर्स्ट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो आ जाइए देखिए, चार्ट में दो डिवीजन क्रिएट किया गया है। नंबर 1 डिवीजन में बताया जा रहा है कि बाई नॉन बिजनेस एंटिटी आपको मिला, एंड नॉन बिजनेस एंटिटी को लेकर हम लोग लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एंटिटी को लेकर। तो आ जाइए आप लोग सेकंड डिवीजन में। सेकंड डिवीजन क्या बता रहे हैं? बाई बिजनेस एंटिटी इन द कोर्स ऑफ और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। तो अगर बिजनेस एंटिटी इन द कोर्स ऑफ और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस सर्विसेज को इंपोर्ट करे फॉर कंसिडरेशन, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसिडर किया जाएगा क्या? यस, सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टडी करने में क्लियरली पता चलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय बिजनेस एंटिटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन इज ए सप्लाई। क्लियर? तो सप्लाई कौन सा सेक्शन का हिसाब से कंसिडर किया जाएगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा टाइप का सप्लाई होगा, वो इंटरेस्टेड होगा कि इंट्रास्टेड होगा, वो भी आप लोग जानते हो। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंपोर्ट को मानते हैं इंटरेस्टेड सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंपोर्ट को मानते हैं इंटरेस्टेड सप्लाई, वही सारा बात किया जा रहा है। आइए फॉलो कीजिए, देखिए
treated as supply as per section number 7 subsection 1 clause number B of CGST Act 2017 बट कौन सा टाइप का सप्लाई, वो पर्पस के लिए हम लोग को विजिट करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट। वही बात लिखा जा रहा है, देखिए ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट। तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में IGST अट्रैक्ट होगा, तो IGST अट्रैक्ट होगा, IGST पे कौन करेगा, सप्लायर तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो सप्लायर से वो GST कलेक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। एंड आप लोग जानते ही हो GST कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म FCM मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी हो सकता है, और वो मैकेनिज्म RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी हो सकता है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सप्लायर गवर्नमेंट तक GST को पहुंचाता है, एंड इन केस ऑफ RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिसिपिएंट गवर्नमेंट तक GST को पहुंचाता है। नॉर्मली FCM एप्लीकेबल होता है, बट स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होता है RCM। नाउ हम लोग जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर डिस्कस कर रहे थे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय बिजनेस एंटिटी। दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्पेशल ट्रांजैक्शन है क्या? यस, दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्पेशल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के केस में आप अगर सप्लायर को देखोगे, सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ऐसा सिचुएशन में सप्लायर से GST प्रैक्टिकली कलेक्ट करना मैनेजेबल नहीं है, सप्लायर से GST प्रैक्टिकली कलेक्ट करना मैनेजेबल नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में गवर्नमेंट को GST कलेक्ट करने के लिए RCM एप्लीकेबल करना चाहिए था, गवर्नमेंट GST कलेक्ट करने के लिए RCM ही एप्लीकेबल किया है। देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय बिजनेस एंटिटी, दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसीडर किया गया है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ CGST एक्ट। देन दिस पर्टिकुलर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन कंसीडर किया गया है एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट 2017। याद है? अच्छा, दिस पर्टिकुलर इंटरस्टेट सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन के ऊपर IGST लागू होगा, IGST लागू होगा सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट का हिसाब से। IGST कलेक्ट किया जाएगा कौन सा मेथड से, FCM की RCM, कौन सा मैकेनिज्म से? बात किया जा रहा है सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट का हिसाब से RCM बेसिस पे कलेक्ट किया जाएगा, वही सारा बात किया गया है। आइए फॉलो कीजिए, देखिए IGST इज लेविड एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट। देन IGST को कलेक्ट तो किया जाएगा, IGST कैसे कलेक्ट किया जाएगा? जो लेवी वाला सेक्शन है, जो चार्जिंग वाला सेक्शन है, वही तो कलेक्शन का भी सेक्शन है, मतलब सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 का हिसाब से लेवी होता है, सेक्शन नंबर 5 का हिसाब से कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन कैसे किया जाएगा? बात किया जा रहा है IGST इज कलेक्टेड अंडर RCM बेसिस फ्रॉम दी रिसिपिएंट, मतलब इंपोर्टर से कलेक्ट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट आपको रेफर करना पड़ेगा। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर लायबल बन गया IGST गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। नाउ वो जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट इंपोर्टर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में इंपोर्टर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड ऑलरेडी नहीं है तो। मतलब दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, बट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कंपलसरी बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में फिट हो जाएंगे। एंड आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 22 ऑफ CGST एक्ट 2017 होता है टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया के लिए पर्टिकुलर सेक्शन, एंड सेक्शन नंबर 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 होता है कंपलसरी बेस्ड रजिस्ट्रेशन के पर्पस में एक पर्टिकुलर सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 22 ऑफ CGST एक्ट 2017 विल नॉट कम इनटू द पिक्चर, whereas सेक्शन नंबर 24 ऑफ CGST एक्ट 2017 विल कम इनटू द पिक्चर। आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहे कि हम लोग तो स्टडी कर रहे थे इंपोर्टर को IGST पे करना पड़ेगा RCM बेसिस पे, तो IGST पे करना पड़ेगा RCM बेसिस पे इंपोर्टर को, बट आप CGST में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि सेक्शन नंबर 20 ऑफ IGST एक्ट 2017 कुछ सिचुएशंस को स्पेसिफाई करता है, वो सारा स्पेसिफाइड सिचुएशंस पर्पस के लिए सेक्शन नंबर 20 ऑफ IGST एक्ट 2017 बता रहा है CGST एक्ट में जो सारा प्रोविजंस डाला गया है वो सारा प्रोविजंस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल हो जाएगा IGST एक्ट के केस में। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस वर्ड का मतलब होता है कॉपी पेस्ट विथ नेसेसरी चेंजेस। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 20 क्या बता रहे हैं? सेक्शन नंबर 20 कुछ सिचुएशंस को स्पेसिफाई किया है, बेसिकली वो सारा सिचुएशंस IGST एक्ट में डील नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 20 ऑफ IGST एक्ट में जो सारा सिचुएशन स्पेसिफाइड है वो सारा सिचुएशंस को IGST एक्ट इटसेल्फ डील नहीं किया है। IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 20 बता रहा है वो स्पेसिफाइड सिचुएशंस पर्पस के लिए CGST एक्ट में जो प्रोविजंस डाला गया है वही प्रोविजंस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस IGST के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड इसी पर्पस के लिए हम लोग बता रहे थे कि CGST एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर 24 जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है वो इफेक्टिव हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इंपोर्टर को अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो। बात समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने बात कर लिया कि अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन, सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन बाय बिजनेस एंटिटी तो क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन बट नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब
अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया फॉर कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी तो क्या होगा? तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन तो ऑब्वियसली वो सप्लाई तो है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार सर्विसेज को अगर इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन वो सप्लाई है, चाहे बिजनेस एंटिटी ने इंपोर्ट किया है चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी ने इंपोर्ट किया है, वो तो सप्लाई है ही। तो अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी ने अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया फॉर कंसिडरेशन वो सप्लाई है। बट वो कौन सा नेचर का सप्लाई है? इंटरस्टेट की इंट्रास्टेट? ऑब्वियसली वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, मतलब सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 में फॉल करेगा, मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वो तो इंटरस्टेट सप्लाई कंसिडर हो गया, मतलब वो पर्टिकुलर सप्लाई के लिए आईजीएसटी लेवी होना चाहिए। बट आईजीएसटी लेवी हो रहे तो आईजीएसटी को कलेक्ट कैसे किया जाएगा? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में सर्विसेज का जो सप्लायर है वो सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सप्लाई कर रहे हैं, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला सप्लायर से आईजीएसटी कलेक्ट करना प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं है। तो आपका इमीडिएट सजेशन होगा कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज है, मतलब जो रेसिपिएंट है वो तो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो टैक्सेबल टेरिटरी में रेसिपिएंट है और रेसिपिएंट से आईजीएसटी आरसीएम बेसिस पे कलेक्ट करना चाहिए। बट आप सोच के देखो, इन दिस पर्टिकुलर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे नॉन बिजनेस एंटिटी ऑल ओवर इंडिया में कितना सारा है, उन लोगों को प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन करवा के, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवा के उन लोगों से आईजीएसटी आरसीएम बेसिस पे कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए मैनेजेबल नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में दिस पर्टिकुलर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी वाला ट्रांजैक्शन को आईजीएसटी से एग्जम्प्ट करा दिया गया है, आईजीएसटी से एग्जम्प्ट करा दिया गया है। एग्जम्प्ट करने के पीछे आपको बेसिक पर्पस समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं है आईजीएसटी कलेक्ट करना, इसीलिए। तो आई रिपीट होल सिचुएशन, अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी, मतलब सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस बट विथ कंसिडरेशन, ऐसा सिचुएशन में वो सर्विसेज का इंपोर्ट होना फॉर कंसिडरेशन ऑब्वियसली सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। एंड वो कौन सा नेचर का सप्लाई है? वो ऑब्वियसली इंटरस्टेट नेचर का सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अनुसार वो इंटरस्टेट सप्लाई है, तो इंटरस्टेट सप्लाई है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लागू होगा, आईजीएसटी लागू होना चाहिए सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट का हिसाब से। बट आईजीएसटी कलेक्ट करना प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं है, ना तो सप्लायर से, ना तो रेसिपिएंट से, ना तो एफसीएम, ना तो आरसीएम, इसीलिए वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आईजीएसटी से एग्जम्प्ट करा दिया गया है। वही बात लिखा जा रहा है, आइए फॉलो कीजिए आप लोग। देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपको वर्ड मिला, आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि विथ कंसिडरेशन वर्ड कहाँ लिखा गया है? देखो, विथ कंसिडरेशन तो स्टार्टिंग का ही फीचर था, क्योंकि हम लोग बता रहे थे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन अगर किया गया है तो उसका सब कैटेगराइजेशन किया था कि नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन बाय बिजनेस एंटिटी, नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी। तो अभी तो नॉन बिजनेस एंटिटी को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी, मतलब नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन तो क्या होगा? तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसिडर किया जाएगा क्या? यस, किया जाएगा। वो बात नीचे किया जा रहा है, treated as supply as per section number 7 subsection 1 clause number B of CGST Act 2017। then next question arise करेगा कि वो पर्टिकुलर सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन कौन सा नेचर का सप्लाई है, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है? ऑब्वियसली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 में कवर होता है, मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन है। वही बात किया जा रहा है, treated as interstate supply as per section number 7 of IGST Act। अच्छा, अगर वो पर्टिकुलर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, देन वो इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लागू होगा एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। वही बात नीचे किया जा रहा है, आइए फॉलो कीजिए। आईजीएसटी लेविड एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अनुसार आईजीएसटी लेवी होगा। आईजीएसटी लेवी होने का सेक्शन नंबर 5 होता है, मतलब चार्जिंग सेक्शन होता है, कलेक्शन का भी सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 5। आईजीएसटी को कलेक्ट कैसे किया जाएगा? आईजीएसटी कलेक्ट करना प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि सप्लायर जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो सप्लायर से कलेक्ट करना मैनेजेबल नहीं है। एंड रेसिपिएंट से भी आईजीएसटी आरसीएम बेसिस पे कलेक्ट करना प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि रेसिपिएंट नॉन बिजनेस एंटिटी है। नॉन बिजनेस एंटिटी के अंडर इंडिविजुअल्स वगैरह भी आएगा, तो नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रैक्टिकली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवा के
उससे आईजीएसटी कलेक्ट करना मैनेजेबल नहीं है। इस पर्पस के लिए आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जम्प्ट करा दिया गया है। वही बात लिखा जा रहा है, आईजीएसटी इज एग्जम्प्टेड। बात समझ में आ गया? तो जो बात मैंने किया अभी, क्या बात किया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय नॉन बिजनेस एंटिटी वाला ट्रांजैक्शन के केस में आईजीएसटी एग्जम्प्ट करा दिया गया है। दिस पर्टिकुलर लाइन का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर ओआईडीए और सर्विसेज इंपोर्ट किया जाता है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, देन इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए और सर्विसेज के केस में जो आईजीएसटी लागू होता है वो आईजीएसटी हमेशा एग्जम्प्ट नहीं होता है। तो जो सारा केसेस में वो आईजीएसटी एग्जम्प्ट नहीं होता है, वो सारा केसेस में आईजीएसटी को कलेक्ट भी किया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली आईजीएसटी को कलेक्ट किया जाता है ऑन एफसीएम बेसिस बट नॉट ऑन आरसीएम बेसिस। तो हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है कि कौन सा सारा केसेस में इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए और सर्विसेज के केस में आईजीएसटी लागू होता है, वो आईजीएसटी को कलेक्ट किया जाता है एंड कलेक्ट किया जाता है एफसीएम बेसिस पे। बट उसके पहले जो अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो है ओआईडीए और सर्विसेज होता क्या है। देखो, ओआईडीए और सर्विसेज डिफाइंड है अंडर आईजीएसटी एक्ट 2017। ओआईडीए और सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। आई रिपीट, ओआईडीए और सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। ओआईडीए और सर्विसेज ऐसा सर्विसेज होता है जो सर्विसेज का डिलीवरी मीडिएटेड होता है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट एंड सर्विसेज का नेचर एसेंशियली होता है ऑटोमेटेड, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व रहता है वो सर्विसेज के केस में। आई रिपीट, ओआईडीए और सर्विसेज ऐसे सर्विसेज होता है जो सर्विसेज का डिलीवरी मीडिएटेड होता है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट एंड वो सर्विसेज का नेचर एसेंशियली होता है ऑटोमेटेड, मतलब मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व रहता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सर्विसेज को डिलीवरी करना इम्पॉसिबल होता है। एंड साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा ओआईडीए और सर्विसेज के केस में जनरली ओआईडीए और सर्विसेज का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम अपना यूजर को लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके प्रोवाइड करता है एंड वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से यूजर सिस्टम में लॉगिन करता है एंड लॉगिन करके डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस करके अपना सर्विसेज को अवेल कर लेते हैं। देखो, ओआईडीए और सर्विसेज का उदाहरण लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया। जैसा लॉ मेकर ने बताया कि एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, फिर प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल्स ओवर द इंटरनेट, वो भी उदाहरण होता है ओआईडीए और सर्विसेज का। साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, साथ साथ डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारा उदाहरण होता है ओआईडीए और सर्विसेज का। नाउ बात किया जाए अगर ओआईडीए और सर्विसेज इंपोर्ट किया जा रहा है बाई एनटीओआर। अच्छा, ओआईडीए और सर्विसेज का मतलब तो समझ में आ गया, बट एनटीओआर का मतलब क्या होता है? देखो, एनटीओआर का फुल फॉर्म होता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। एनटीओआर आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। एनटीओआर का एक्चुअली मतलब बनता है अगर कोई गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी और कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी और कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन अपना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ओआईडीए सर्विसेज को इंपोर्ट करे, देन ऑल दोस पर्संस जिसका नाम मैंने लिया, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी, कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, उन सबको बोला जाएगा एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। कहाँ ये सारा बात लिखा गया है? आइए दिखा देते हैं। देखिए, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट आपको मिला, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मिल गया। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मींस एनी गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एनी गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद और एनी अदर अथॉरिटी जो लीगली इंटरेस्टेड होता है विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द लोकल फंड, वो सबको बोला जाता है लोकल अथॉरिटी। साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल के हिसाब से कंस्टिट्यूट होता है उसको भी बोला जाता है क्या? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब बेसिकली आप याद रखोगे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद, एनी अदर अथॉरिटी जो लीगली इंटरेस्टेड होता है विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द लोकल फंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्टेड होता है। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, जितना याद रहेगा उतना ही अच्छा है। क्लियर? तो लोकल अथॉरिटी का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अच्छा, गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मतलब आपको एनटीओआर का ठीक इमीडिएट नीचे मिलेगा। आइए फॉलो कीजिए। गवर्नमेंटल अथॉरिटी मींस आपको मिला एन अथॉरिटी और ए बोर्ड or any other body, number 1, set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government with 90% or more participation by way of equity or control
टू कैरी आउट एनी फंक्शंस entrusted to a पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बात किया जा रहे एनी अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट का हिसाब से, और नहीं तो स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट का हिसाब से, और नहीं तो बाय गवर्नमेंट मतलब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड को बनाया गया है। तो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड कोई एक्ट का हिसाब से बन सकते हैं। वो एक्ट पार्लियामेंट का पास किया हुआ भी हो सकता है और वो एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर का पास किया हुआ भी हो सकता है। तो कोई भी एक्ट का हिसाब से अगर अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड तैयार हुआ है, और नहीं तो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड तैयार हुआ है, जो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड में गवर्नमेंट का 90% पार्टिसिपेशन होता है, इक्विटी के सेंस में और कंट्रोल के सेंस में गवर्नमेंट का 90% पार्टिसिपेशन होता है वो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड में, एंड वो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड को बनाया गया है टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द पंचायत। पंचायत को जो फंक्शंस कैरी आउट करना था कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से, वही फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए अगर वो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड को बनाया गया है, देन वो अथॉरिटी, बॉडी और बोर्ड को बोला जाएगा गवर्नमेंटल अथॉरिटी। बात समझ में आ गया? तो एनटीओआर का मतलब बन रहा है एनी गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी मतलब मैंने बता दिया, और गवर्नमेंटल अथॉरिटी उसका भी मतलब मैंने बता दिया। नंबर 1 हो गया। सेकंड, एंड इंडिविजुअल। थर्ड, एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड। ये तीनों में कोई भी अगर OIDAR सर्विसेज रिसीव करे इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेस्ट ऑफ बिजनेस, देन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस जिन्होंने भी वो OIDAR सर्विसेज को रिसीव किया था इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, वो पर्सन को कंसिडर किया जाएगा एज NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट का मतलब क्या बन रहा है आप बताओगे? अगर गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस OIDAR सर्विसेज रिसीव करे इन द टैक्सेबल टेरिटरी, देन वो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस को कंसिडर किया जाएगा एज NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नाउ तो इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विसेज किया जा रहा है बाय NTOR, एंड इंपोर्ट ऑफ कोई भी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन को हम लोग हमेशा कंसिडर करता है एज सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर B ऑफ CGST ऑफ 2017। तो इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय NTOR अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेस्ट ऑफ बिजनेस को भी कंसिडर किया जाएगा एज सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर B ऑफ CGST ऑफ 2017। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करेगा कौन सा नेचर का सप्लाई होगा, वो इंटरेस्टेड सप्लाई होगा कि इंट्रस्टेड सप्लाई होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अभी इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विसेज को लेकर बात कर रहे हैं, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कोई भी सर्विसेज हो जाए वो हमेशा होता है इंटरेस्टेड सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट। तो इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय NTOR अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेस्ट ऑफ बिजनेस को भी कंसिडर किया जाएगा एज इंटरेस्टेड सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट 2017। देन वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में IGST लागू होगा, बट IGST लागू होगा कौन सा सेक्शन का हिसाब से? ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 5 जो चार्जिंग सेक्शन होता है IGST एक्ट का, सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट का हिसाब से IGST लागू होगा। बट IGST को कलेक्ट कैसे किया जाएगा? क्योंकि सर्विसेज का जो सप्लायर है वो सप्लायर तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है एंड रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में, तो आपका सजेशन होगा रेसिपिएंट से कलेक्ट किया जाए। बट रेसिपिएंट का कैटेगरी देख रहे हो ना, रेसिपिएंट तो NTOR है, अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेस्ट ऑफ बिजनेस वो सर्विसेज को इंपोर्ट किया। तो ऐसे केस में वो NTOR में जो सारा पर्संस आ रहे वो सारा पर्संस में जैसा गवर्नमेंट आता है, लोकल अथॉरिटी आता है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी आता है, ऐसे वो सारा पर्संस के अंडर इंडिविजुअल्स भी आता है और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस भी आता है। तो इंडिविजुअल्स बोलो और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस बोलो, वो सारा पर्संस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा के वो सारा पर्सन से IGST RCM बेसिस पे कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली मैनेजेबल नहीं था। तो बात बन रहा है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय NTOR FCM बेसिस पे IGST कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो OIDAR सर्विसेज का जो सप्लायर है वो सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, एंड अगर सप्लायर से कलेक्ट ना करके रेसिपिएंट से कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जाएगा तो रेसिपिएंट से कलेक्ट करने में भी गवर्नमेंट को दिक्कत आ रहे थे, क्योंकि रेसिपिएंट के अंडर इंडिविजुअल्स एंड अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस भी था। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे सिचुएशन में आपका नेक्स्ट सजेशन होगा एग्जाम्प्ट करा दीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि दिक्कत आने में गवर्नमेंट ने IGST एग्जाम्प्ट कर दिया था। बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विसेज बाय NTOR फॉर कंसिडरेशन बट अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेस्ट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट रेवेन्यू का स्कोप को एनालाइज किया एंड रेवेन्यू का स्कोप को एनालाइज करते हुए गवर्नमेंट को पता चला रेवेन्यू का जो स्कोप है दैट इज लार्जर इनफ। तो गवर्नमेंट
वो रेवेन्यू को लूज करना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट चाहते थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया एंड गवर्नमेंट को लगा कि एफसीएम बेसिस पे फॉरेन सप्लायर से वो आईजीएसटी कलेक्ट करना बेटर है देन वो इंडिविजुअल्स और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा के उससे आईजीएसटी कलेक्ट करने के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट कर रहे एफसीएम बेसिस पे सरप्राइजिंगली वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो फॉरेन सप्लायर है वो फॉरेन सप्लायर से। बात समझ में आ गया? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको एक बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो जो ओआईडीए सर्विसेज का नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला फॉरेन सप्लायर्स होंगे वो फॉरेन सप्लायर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा होंगे क्या? नो, नंबर्स में बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वो तो ऑब्वियसली स्मॉल नंबर्स में होंगे। तो वो स्मॉल नंबर्स ऑफ फॉरेन सप्लायर्स से आईजीएसटी कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए मोर बेनिफिशियल है देन वो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अदर अनरजिस्टर्ड पर्संस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा के आरसीएम बेसिस पे आईजीएसटी कलेक्ट करने के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गया? नाउ ये सारा बात कहां लिखा गया है, आइए फॉलो कीजिए। देखिए, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ओवरसीज सप्लायर आपको मिला। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ओवरसीज सप्लायर वो क्या कर रहे हैं? वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे ओआईडीए सर्विसेज के रेस्पेक्ट में। तो वो अगर ओआईडीए सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, किसको सप्लाई कर रहे हैं? एनटीओआर को। देखिए लिखा गया है, आप लोग ब्लैक एरो को फॉलो कीजिए। देखिए ब्लैक एरो में लिखा गया है इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज। तो अगर ओआईडीए सर्विसेज इंपोर्ट किया जा रहा है फॉर कंसिडरेशन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि चाहे इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज बोलो, चाहे इंपोर्ट ऑफ अदर देन ओआईडीए सर्विसेज बोलो, मतलब इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस के केस में वो हो सकता है फॉर कंसिडरेशन भी, वो हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन भी। तो इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन वाला जो एस्पेक्ट है, इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन वाला जो एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट फॉलो किया जा सकता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी और अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट था इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन वाला जो एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट को फॉलो किया जा सकता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी और अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी। हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ट में बेसिकली कौन सा एस्पेक्ट को फॉलो किया है? हम लोगों ने इन दिस होल चार्ट फॉलो किया है इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन वाला एस्पेक्ट को। इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन वाला एस्पेक्ट चाहे डेवलप्ड हो रहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और चाहे डेवलप्ड हो रहे अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हम लोगों ने फॉलो किया है इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन वाला एस्पेक्ट को इन दिस होल चार्ट। नाउ जो पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पर्टिकुलर कैटेगरी था इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर, इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर। देखो कोई भी पर्सन एनटीओआर कैटेगरी में तब फॉल कर सकता है जब वो पर्सन इधर तो गवर्नमेंट है, नहीं तो लोकल अथॉरिटी है, और नहीं तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, और नहीं तो इंडिविजुअल है, और नहीं तो अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने टैक्सेबल टेरिटरी में ओआईडीए सर्विसेज रिसीव कर रहे अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब वो एनटीओआर कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो अगर ओआईडीए सर्विसेज इंपोर्ट किया जा रहा है फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर, तो ये बताने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो रिसीव किया जा रहा है अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया? अगर इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर किया जाता है देन ऑब्वियसली वो इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर फॉल करता है सप्लाई का स्कोप के अंडर एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, क्योंकि सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार इंपोर्ट ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन सप्लाई का स्कोप के अंडर फॉल करता है। इसीलिए इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर भी फॉल करेगा सप्लाई का स्कोप के अंडर। तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर को ट्रीट किया जाएगा सप्लाई। वो बात कहां लिखा गया है, आइए फॉलो कीजिए नीचे। ट्रीटेड एज सप्लाई मिला आपको, ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ऑब्वियसली क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करेगा कि वो सप्लाई तो कंसीडर हो गया है बट कौन सा नेचर का सप्लाई है, इंटरेस्टेड सप्लाई है कि इंट्रास्टेड सप्लाई है? आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अनुसार इंपोर्ट हमेशा इंटरेस्टेड सप्लाई कंसीडर किया जाता है, तो इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर को भी कंसीडर किया जाएगा एज इंटरेस्टेड सप्लाई। वही बात किया जा रहा है, आइए फॉलो कीजिए। ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, तो इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर को ट्रीट किया जा रहा है एज इंटरेस्टेड सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। देन वो पर्टिकुलर इंपोर्ट ऑफ ओआईडीए सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर वाला ट्रांजैक्शन आईजीएसटी को अट्रैक्ट करेगा, तो आईजीएसटी लेवी होगा सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अनुसार। आइए फॉलो कीजिए। आईजीएसटी वही बात लिखा जा रहा है, आइए फॉलो कीजिए। ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट,
तो इंपोर्ट ऑफ वाईडीआर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर को ट्रीट किया जाएगा एज इंटरस्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। देन ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईजीएसटी को अट्रैक्ट करेगा। आईजीएसटी अट्रैक्ट होगा तो आईजीएसटी लेवी होगा। आईजीएसटी लेवी होगा सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अनुसार। नीचे लिखा जा रहा है आईजीएसटी लेविड एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी अगर लेवी हो रहे तो आईजीएसटी कलेक्ट भी किया जाएगा। एंड आप लोग जानते हो इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ वाईडीआर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर के केस में आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा एफसीएम बेसिस पे फॉरेन सप्लायर से। मतलब सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो होता है वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आईजीएसटी का एफसीएम बेसिस के बारे में बात करता है। वो बात नीचे लिखा जा रहा है आईजीएसटी इज कलेक्टेड अंडर एफसीएम बेसिस फ्रॉम दी फॉरेन सप्लायर। सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट रेफर करना पड़ेगा। बट मेन क्वेश्चन इज वो जो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज है वो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज इंडिया में जीएसटी लॉ के अंडर कैसे टैक्स पे करेगा। पहले तो वो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज को इंडिया में जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन वो टैक्स पे कर सकता है, रिटर्न फाइल कर सकता है। तो लॉ मेकर आईजीएसटी एक्ट के अंडर वो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर प्रिस्क्राइब किया है। सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट वो स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता है। वो स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर के अंडर बेसिकली वो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज का जो ऑथराइज्ड पर्सन इंडिया में है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर को कैरी ऑन करता है। अगर वो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज का इंडिया में कोई ऑथराइज्ड पर्सन है नहीं तो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज को इंडिया में ऑथराइज्ड पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है। देन वो ऑथराइज्ड पर्सन वो इंडिया में स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर को कैरी ऑन करता है। वो स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर बेसिकली सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर कंप्लीट होने के बाद टैक्स पेमेंट करेंगे। वो सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज कैसा टैक्स पे करेगा? देखो वो टैक्स पे करेगा इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम होता है स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू वो टैक्स पे करेगा। एंड टैक्स पेमेंट के साथ साथ वो रिटर्न भी फाइल करेगा। रिटर्न भी सिंप्लीफाइड रिटर्न है। वो फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज के लिए जो रिटर्न प्रिस्क्राइब किया गया है वो रिटर्न का नाम है जीएसटीआर 5A। जीएसटीआर 5A एक मंथली रिटर्न होता है। वो मंथली रिटर्न बेसिकली जो पर्टिकुलर मंथ का रिटर्न है वो पर्टिकुलर मंथ का नेक्स्ट जो मंथ है नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख के अंदर वो रिटर्न फाइल करना होता है। मंथली रिटर्न जीएसटीआर 5A। बात समझ में आ गया? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर भी सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर है एंड जो रिटर्न है वो रिटर्न भी सिंप्लीफाइड रिटर्न है। ये दोनों बात याद रहेगा। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछना था, बट क्वेश्चन पूछने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। मानो कि वो जो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी होता है, आप एज एन इंडिविजुअल ऐसा ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी ऑब्टेन किया फॉर ए कंसिडरेशन फ्रॉम ए फॉरेन सप्लायर। फॉरेन का कोई सप्लायर ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी वाला प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर किया एंड वो अपना प्लेटफॉर्म एज ए फैसिलिटी ऑफर कर रहे थे फॉर कंसिडरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड फॉर दिस पर्पस उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था एंड आप एज एन इंडियन कंज्यूमर वो एडवर्टाइजमेंट वॉच किया एंड कन्विंस होकर एज इंडिविजुअल इंडियन आपने वो फैसिलिटी ऑब्टेन किया फ्रॉम दैट फॉरेन सप्लायर फॉर ए कंसिडरेशन। नाउ इन दिस रिगार्ड माय क्वेश्चन इज जीएसटी का इम्पैक्ट क्या आने वाला है? जीएसटी का इम्पैक्ट क्या आने वाला है? फर्स्ट आप बताओगे कि वो जो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी होता है वो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी एक ओआईडीआर सर्विस है। क्यों वो एक ओआईडीआर सर्विस है? क्योंकि वो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी का जो डिलीवरी होगा ऑब्वियसली वो डिलीवरी मीडिएटेड होगा बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट एंड सर्विसेज का एसेंशियल नेचर होगा ऑटोमेटेड, मतलब मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व रहेंगे एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सर्विसेज को परफॉर्म करना भी इम्पॉसिबल होगा। तो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी के केस में आप एज एन इंडिविजुअल आपको मिलेगा एक यूजर आईडी पासवर्ड। आप वो यूजर आईडी पासवर्ड से वो फॉरेन सप्लायर का सिस्टम में लॉगिन करके ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट इंटरवेंशन। इसलिए बताया जा रहा है ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी एक ओआईडीआर सर्विस है, एक ओआईडीआर सर्विस है। अच्छा, वो ओआईडीआर सर्विस को ऑब्टेन कौन कर रहे हैं? आप एज एन इंडिविजुअल ऑब्टेन कर रहे हो। आप एज एन इंडिविजुअल ऑब्टेन कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑब्टेन कर रहे हो अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब आप फॉर कंसिडरेशन एज एन इंडिविजुअल अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए ऑब्टेन कर रहे हो तो आप एनटीओआर कैटेगरी में फॉल कर गया। तो हम लोग कॉन्सिक्वेंटली बता सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ ओआईडीआर सर्विस हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ ओआईडीआर सर्विस हो रहा है फॉर कंसिडरेशन बाय एनटीओआर। तो इन दिस केस दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसिडर किया जाएगा एंड सिंस इसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अरेज करेगा कौन सा कैटेगरी का सप्लाई होगा? वो इंटरेस्टेड सप्लाई होगा कि इंट्रास्टेड सप्लाई होगा? ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड सप्लाई होगा। तो इंटरेस्टेड सप्लाई होगा तो आईजीएसटी इन्वॉल्व होंगे, तो आईजीएसटी लागू होगा तो आईजीएसटी कलेक्ट भी किया जाएगा। आईजीएसटी कलेक्ट कैसे किया जाएगा? आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रॉम फॉरेन सप्लायर। इसीलिए फॉरेन सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? फॉरेन सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करवा के उनसे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा और रिटर्न भी फाइल करेगा। बात समझ में आ गया? तो इन केस ऑफ
ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी जो इंडियन इंडिविजुअल ऑब्टेन कर रहे थे फ्रॉम फॉरेन सप्लायर फॉर कंसिडरेशन अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, वो ट्रांजैक्शन के केस में आईजीएसटी लागू होगा एंड वो आईजीएसटी को कलेक्ट भी किया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। वो आईजीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा फॉरेन सप्लायर से। तो फॉरेन सप्लायर आईजीएसटी पे करने के लिए एट फर्स्ट इंडिया में जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन लेगा। उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट वो स्पेशल सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता है। नाउ इंडिया में वो फॉरेन सप्लायर का कोई ऑथराइज्ड पर्सन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ट्रांजैक्शन के अनुसार जीएसटी पे करेंगे एंड जीएसटी पे करने के साथ साथ वो लोग इंडिया में रिटर्न भी फाइल करेंगे। रिटर्न भी होगा सिंप्लीफाइड रिटर्न। बात समझ में आ गया? अच्छा, जो ट्रांजैक्शन को लेकर बात कर रहे थे वो ट्रांजैक्शन को अगर थोड़ा घुमा के आपको बताएंगे। मानो कि इसके पहले रिसिपिएंट जो था वो रिसिपिएंट था इंडियन इंडिविजुअल। अभी हम बता रहे रिसिपिएंट अगर कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन बन गया तो क्या होगा, मतलब वो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी वाला सर्विस ऑब्टेन कर रहे फॉरेन सप्लायर से कोई इंडिया में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस। जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस पर्पस के लिए वो ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी वाला सर्विस को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में जीएसटी का इंपैक्ट क्या आएगा? सिंपल जीएसटी का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ऑनलाइन डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी को ऑब्टेन किया फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस। तो वो जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है वो एज ए रिसिपिएंट आरसीएम बेसिस पे आईजीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो इंपोर्ट ऑफ वाइड ईयर सर्विस है फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस वो सप्लाई कंसिडर किया जाएगा एंड वो सप्लाई इंटरेस्टेड सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लागू होगा। आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा इंडिया में रेसिपिएंट से, जो रेसिपिएंट ऑब्वियसली ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बात समझ में आ गया? अच्छा, मानो नेक्स्ट और एक उदाहरण दे रहे फेसबुक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस प्रोवाइड करता है। आप अगर फेसबुक से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस ऑब्टेन किया एज एन इंडिविजुअल तो बताइए जीएसटी का इंपैक्ट क्या होगा? फेसबुक एक फॉरेन एंटिटी है। फेसबुक वाला फॉरेन एंटिटी से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस को अवेल किया जा रहा है बाय एन इंडिविजुअल फॉर ए कंसिडरेशन बट नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग बता सकते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस ऑब्वियसली एक OIDAR सर्विस है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस को इंपोर्ट किया जा रहा है बाय NTOR। आप एज एन इंडिविजुअल अगर फॉर ए कंसिडरेशन सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आप उस सर्विस को रिसीव कर रहे हो टैक्सेबल टेरिटरी में फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस। तो ऐसे सिचुएशन में आप NTOR कैटेगरी में फॉल कर गया तो इंपोर्ट ऑफ OIDAR सर्विस बाय NTOR हो रहे। तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग जानते हो कि आईजीएसटी लागू होगा एंड आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा वो फॉरेन सप्लायर से, मतलब फॉरेन सप्लायर को इंडिया में जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड ट्रांजैक्शन के अनुसार आईजीएसटी पे करना पड़ेगा एंड साइमल्टेनियसली रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अगर मानो कि फेसबुक का वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया में ऑब्टेन कर रहे तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? ऐसा सिचुएशन में वो जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला सर्विस फॉरेन एंटिटी से इंपोर्ट किया जा रहा है बाय जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस पर्पस, वो भी आईजीएसटी को अट्रैक्ट करेगा तो आईजीएसटी लागू होगा। आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा इंडिया में रेसिपिएंट से, क्योंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो रेसिपिएंट से वो आईजीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा आरसीएम बेसिस पे। बात समझ में आ रहे हो? क्योंकि जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन NTOR कैटेगरी में आता नहीं है। NTOR कैटेगरी में आने में रेसिपिएंट अगर NTOR कैटेगरी में आ रहे तब तो हम लोग सप्लायर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वो फॉरेन सप्लायर होने के बाद भी। क्लियर? फॉरेन सप्लायर से हम लोग आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो तो NTOR कैटेगरी का है नहीं, इसीलिए हम लोग वो जीएसटी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट से आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे आरसीएम बेसिस पे। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चार्ट में मूव करेंगे।